वो आरोप भी आता है कि नरेश मीणा जी आप अपनी पार्टी को हराने के लिए ही चुनाव में मैदान में उतर। राजस्थान की राजनीति मुद्दों से ज़्यादा जाति समीकरणों पे चलती है। जब इस हाड़ौती में मैं देखता हूँ जहाँ धाकर समाज, मीणा समाज, गुर्जर समाज, माली समाज आज भी कांग्रेस और बीजेपी में भिखारी बन के बैठा है। अभी चेतन मीणा आया, रामनारायण जी की जगह मीणा ही आया ना, मीणा की जगह मीणा आया ना। मैं ये कह रहा हूँ जो ब्राह्मण समाज, जो राजपूत समाज जो ताकत में था वो कहाँ उनको साइड कर दिया गया और उनकी जगह कौन आ गया। राजनीति में जो षड्यंत्र होते हैं, अब हम तो सीधे लोग, गुर्जर मीणा बेचारे सीधे थे, आगे चक्रों में हो गए आमने सामने। लेकिन आज वो जो खाई थी उसको हमने पार्ट, मैंने देखा कल कि जितना गुर्जर समाज वोट देगा ना गुंजल साहब को, उससे डबल वोट मीणा समाज गुंजल साहब को देगा। झालावाड़ 12 की सीट में मीणा को टिकट दे देते तो मैं 100% कह रहा हूँ वो सीट कांग्रेस की झोली में होती। अभी तो नहीं आ रही, अब पता नहीं, अब 4 तारीख को पता लगेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। ओम बिरला देश का तीसरे नंबर के ओहदे पे था, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बाद में अगर कोई तीसरे नंबर का ओहदा आता है ना तो लोकसभा स्पीकर का आता है। वो चाहता तो आयल भी चालू हो जाती, शुगर भी चालू हो जाती, लेकिन वो तो चाहते हैं कि ये जो है ना डीसीएम फैक्ट्री ये भी बंद हो जाए, गड्ढे पानी बंद हो जाए, इनकी जमीनें के हम खा जाएं, इसके जो वर्क करे वो हमारी मजदूरी करे। आज हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के लिए इस समय जोरदार तरीके से प्रचार कर रहे हैं। बहुत ही कम समय में कांग्रेस की राजनीति में बड़ी जगह बनाई है जिन्होंने, और काफी लोकप्रियता हासिल की है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नरेश मीणा, जो इस समय कोटा लोकसभा चुनाव में पूरी दमदारी से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के समर्थन में अपना चुनाव प्रचार करते हैं। लगातार सुर्खियों में रहते हैं, सोशल मीडिया की भी सुर्खियों में रहते हैं और विरोध के लिए बड़े पहचाने जाते हैं। निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था, बड़ी संख्या में मत हासिल करा, और शायद यही कारण रहा होगा कि इनके विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जीत हासिल नहीं कर पाई। तो पहला जो आरोप इन पर आता है वो आरोप ही आता है कि नरेश मीणा जी आप अपनी पार्टी को हराने के लिए ही चुनाव में मैदान में उतर आते हैं। देखिए ऐसा है, कई बार हम अब जो परिवार में रहते हैं उस परिवार में भी जब किसी परिवार के सदस्य को ये लगता है कि परिवार में मेरी अहमियत नहीं है, परिवार में जितना मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, तो उस परिवार में एहसास कराने के लिए, नोटिस में आने के लिए कई बार कई लोग परिवार में भी नाराजगी व्यक्त करते हैं, घर से दूर चले जाते हैं, फिर घर वाले मनाते हैं, उसके बाद फिर से वो, तो वो बगावत नहीं है, वो संगठन में, पार्टी में जो लोग बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनका कोई जन आधार नहीं है, जिन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं जीता है, लेकिन वो ऐसी जगह पहुंच गए कि वो लोग जो जन आधार वाले लोग हैं, जो जिनके साथ जनता लगी हुई है, उनको जब आगे आने नहीं देना चाहते, और जो पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो आज भी ईमानदार हैं, जो चाहते हैं कि जनाधार वाले लोग, अच्छे लोग पार्टी में काम करें, पार्टी में जुड़े, उनको पार्टी मौका दे, अवसर दे, और जब बार बार अवसर नहीं मिले तो अपनी अहमियत दिखाने के लिए, अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए कई बार नाराजगी व्यक्त करनी पड़ती है। और यही कारण है कि जब मैंने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद ये पार्टी को भी एहसास हुआ, टिकट काटने वालों को भी एहसास हुआ, और यह एहसास हुआ कि हमने उस टिकट पर, उस सीट पर अगर उचित चयन किया होता, नरेश मीणा को टिकट दिया होता, तो नरेश मीणा चुनाव भी जीत कर आते और अन्य सीटों पर भी उसका फायदा मिलता। करीब 40,000, करीब 44,000 मेरे मत आए, और मात्र 20 दिन में आए, लेकिन उस चुनाव का असर पूरी हाड़ौती पे पड़ा, और आज भी वो असर दिख रहा है चारों तरफ। आप अपने क्षेत्र में प्रमोद जैन भाया के खिलाफ भी बड़े दबंगाई तरीके से लड़ते हैं, वो उनका तो अच्छा खासा जनाधार है। कौन सा जनाधार है? बिना पार्टी के चुनाव लड़ ले जी, पता चल जाए कब जीते हैं। वो गया जमाना, और किनसे जीते हैं वो जमाना गया, किनसे जीते हैं वो सब दुनिया जानती है। पता लगे ना, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं जो पता चलता है कितने वोट आते हैं, कितने लोग साथ में, लग जाएगा पता। मेरी कोई प्रमोद जैन भाया जी से लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई कांग्रेस पार्टी को शुद्धिकरण की लड़ाई है। कुछ गिनती के परिवार जो मालिक बने बैठे हैं, कुछ ही परिवार जो ये चाहते हैं कि हमारे अंडर में कांग्रेस रहे, उनसे मैंने लड़ाई लड़ी। और आपने देखा होगा ना, मैंने तो कहा
कि एक ही परिवार में सांसद बने, एक ही परिवार में एमएलए बने, एक ही परिवार में मंत्री बने, उन्हीं के बेटे यूथ और एनएसयूआई की राजनीति करे, उन्हीं के बेटे जिला प्रमुख बने, उन्हीं के परिवार में सब कुछ हो। तो बाकी जो कांग्रेस पार्टी में हजारों लोग, लाखों लोग जो काम कर रहे हैं, वो भी तो बेचारे इसीलिए मेहनत करते हैं, इसीलिए झंडा उठाकर पार्टी को मजबूत करते हैं ताकि उनको भी कभी मौका मिले। तो वो विरोध किसी व्यक्ति का नहीं था, वो पार्टी में ये दिखाने के लिए था कि भाई और लोग भी हैं, एक ही व्यक्ति के अनुसार आप पार्टी नहीं चला सकते। क्या भाया का विरोध अभी भी जारी रहेगा आपके? देखो, मेरे भाया से ना तो कल कोई बेर था, ना आज कोई बेर है। जिस दिन प्रमोद जैन भाया कांग्रेस के आम व्यक्ति को, जो कांग्रेस पार्टी का सच्चा हितैषी है, उसको मन से गले लगा लेगा, उस दिन भाया हमारा है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हमारा है, कांग्रेस पार्टी हमारी है। क्या अभी तक वो इस स्तर पे पहुंचे, नहीं पहुंचे? मुझे दुख होता है, मैं जब इस हाड़ौती में देखता हूं, जब आप सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हो, जब जातीय समीकरणों की बात करते हो, और राजस्थान की राजनीति मुद्दों से ज्यादा जातीय समीकरणों पे चलती है। जब इस हाड़ौती में मैं देखता हूं जहां धाकड़ समाज, मीणा समाज, गुर्जर समाज, माली समाज आज भी कांग्रेस और बीजेपी में भिखारी बन के बैठा है। जिला परिषद डायरेक्टर के टिकटों के लिए हमें दूसरों के दरवाजे पे जाना पड़ता है, और उन लोगों को मालिक बना रखा जिनका कुछ नहीं है। एक ये भी रहती है, आपने छबड़ा से चुनाव लड़ा, निर्दलीय के प्रत्याशी तो बड़ा तो रहा, लेकिन फिर आपने दौसा से टिकट की दावेदारी कर दी। वो क्षेत्र विशेष या फिर जाति विशेष? देखो, ऐसा है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, रणथंभौर के शेर को रणथंभौर में नहीं रख सकते आप। वो कभी घूमता फिरता मध्य प्रदेश तक चला जाता है, कभी अलवर में सरिस्का तक चला जाता है। नरेश मीणा को आप क्षेत्र से नहीं बांध सकते। नरेश मीणा पर आप केवल एक जाति विशेष का टैग नहीं लगा सकते। मैं दिन भर रात भर जनता के बीच में रहता हूं। लोग केवल चुनाव लड़ते समय लोगों के बीच में जाते होंगे, मैं 365 दिन जनता के बीच में रहता हूं, जनता के बीच में जाता रहता हूं, और वो तो मेरा कार्य क्षेत्र रहा है। वहां तो मेरी आधी उम्र उस एरिया में निकली, पूरी राजस्थान में। छबड़ा से चुनाव आया, छबड़ा में तो मेरा खुद का वोट नहीं था, मेरा गांव नहीं था, वहाँ अनभिज्ञ था। गया, लोगों के बीच में गया, लोगों से आशीर्वाद मांगा, 44 साल लोगों ने आशीर्वाद दिया। फिर जब दौसा का लोकसभा चुनाव आया, वहां भी टिकट मांगा। पार्टी वहां भी कुछ लोगों ने कहा कि साहब इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो बड़े जो नेता बैठे हैं, जो आंखें बंद करके बैठे हैं, जो केवल सीमित दायरे तक देखते हैं, उनकी आंखों का उजाला बढ़ाने के लिए, उनकी चश्मा के नंबर बढ़ाने के लिए मैंने वहाँ दावेदारी ठोकी, निर्दलीय फॉर्म भरा। अगर निर्दलीय फॉर्म भरने के बाद कोई मनाता नहीं, कोई बोलता नहीं, तब तो मान लेता भाई मेरी दुकान में सामान नहीं है। पर पार्टी के बड़े नेताओं ने बात की, मैंने उनसे नाराजगी जताई और कहा कि साहब, राजस्थान की राजनीति में एक बहुत बड़ा वर्ग है मीणा समाज, और उस मीणा समाज में आज की तारीख में बहुत सारे छात्र राजनीति से युवा आते हैं, पंचायत राजनीति से आते हैं, लेकिन चंद परिवारों ने उस मीणा समाज की राजनीति में भी कब्जा कर रखा है। उन्हीं के बेटे टिकट मांगते हैं, उन्हीं के बच्चे टिकट मांगते हैं, उनकी पत्नियां टिकट मांगते हैं, उनके भतीजे टिकट मांगते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राजस्थान में जो मूल वोट है कांग्रेस की, जो मूल पूंजी है मीणा समाज, वो आपसे दूर चला जाएगा। लेकिन जब मैंने नामांकन डाला, मैंने फॉर्म डाला, उसके बाद पार्टी के बड़े नेताओं ने मेरे से बात की, वो मेरे से कन्विंस हुए, संतुष्ट हुए, और हो सकता है उसका फायदा भी आपको दौसा और अगर माधोपुर की लोकसभा चुनाव में मुझे कन्फर्म है कि दोनों सीट कांग्रेस जीत रही है। लेकिन वो जो 3 दिन का मेरा नॉमिनेशन भरने से, नॉमिनेशन वापस लेने से जो मैंने अपनी बात रखी जनता के बीच में, पार्टी के पास में, उससे फर्क ये आएगा कि दोनों उपचुनाव में, क्योंकि दोनों विधायक हैं वो जो सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, वो दोनों उपचुनाव में उनके परिवार के बच्चों को टिकट नहीं मिलेगा। अगर मैं वो नॉमिनेशन नहीं डालता, मैं चुनाव नहीं फॉर्म भरता, तो एक कन्फर्म मानता हूँ कि जो सांसद बन रहे हैं उन्हीं के परिवार वालों को उपचुनाव में एमएलए का टिकट मिलता। अब ये कन्फर्म कर दिया कि अगली बार उनके टिकट उनको नहीं देगी पार्टी, और टिकट देगी तो जनता उनको नकार देगी। तो क्या मैं वंशवाद, परिवारवाद की जो राजनीति चल रही है उसके खिलाफ मेरा वो कदम था। नरेश मीणा भी लड़ सकते हैं? नहीं, मैं कोई दावेदारी नहीं करूँगा। मैं पूरा समय हाड़ौती में दूंगा। और आज मैं जिस तरह से मैंने तो अभी तो मैं कांग्रेस में हूँ, मैंने नामांकन जब भरा था और जब निर्दलीय नामांकन भरा था तब भी मेरा आपने स्टेटमेंट सुना होगा
जब मैं दंडवत कर रहा था उस समय मैं पार्टी का मेंबर नहीं था, मैं निर्दलीय फॉर्म भर रहा था। तब भी मैंने ये आह्वान किया था कि राजस्थान में 25 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन मैं एक सीट पे, कोटा बूंदी की सीट पे प्रहलाद जी गुंजल को समर्थन दे रहा हूँ। विशेष कारण? उसका विशेष कारण यही है कि प्रहलाद जी गुंजल साहब जिस पार्टी में रहे, जिस बीजेपी में रहे, वहां भी यही समस्या थी और बड़ी समस्या थी। और केवल गुंजल साहब के साथ ये समस्या नहीं थी, मैंने परसों भी कहा, कोटा बूंदी की राजनीति में, हाड़ौती की राजनीति में ये जो तबके जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो पिछड़े हैं, जो ट्राइबल है, दलित है, माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक जो लोग हैं, जो गाँव में रहते हैं, ये लोग कभी सत्ता पावर में नहीं रहे। लेकिन आज दुख होता है कि कोटा जैसे शहर में, जो हाड़ौती में, कोटा एज राजधानी मानो आप, इस राजधानी में जहाँ पे ब्राह्मण समाज जो बहुत ताकत में था, हमने नाम सुनते थे जब बचपन में कि भुवनेश जी चतुर्वेदी साहब नरसिम्हा राव के टाइम पे प्रधानमंत्री कार्यालय में एज ए प्रधानमंत्री काम करते थे। ललित किशोर चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, मिनिस्टर रहे लंबे टाइम तक। रघुवीर सिंह जी कौशल प्रदेश अध्यक्ष रहे भाजपा के, मंत्री, ऊर्जा मंत्री रहे। और उनके परिवार के बारे में जब मैं सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, उनकी आज भी आर्थिक रूप से वो संपन्न नहीं हुए और अब तो लुप्त हो गए। वो परिवार पता नहीं कहाँ गायब हो गए। आज मुझे एक हाड़ौती की राजनीति में एक आदमी बता दो, ब्राह्मण समाज में मुझे एक चेहरा बता दो। आपकी नजर में है कोई चेहरा? कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, 4 जिलों की राजनीति में ब्राह्मण समाज बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में हाड़ौती में, और जिनका बड़ा लंबे समय तक यहाँ ताकत में रहे, वो सब गायब हो गए। आप ब्राह्मण समाज की बात करते हैं, लेकिन मीणा समाज का भी एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, रामनारायण मीणा, जिनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। कोटा लोकसभा क्षेत्र में आता है। देखो रामनारायण जी को बहुत मौके दिए, रामनारायण जी को बहुत मौके दिए। रामनारायण जी को अब तो आगे बढ़कर, और जो नए जो जनरेशन आ रही, युवा जो आ रहे हैं, उनको आशीर्वाद देना चाहिए। कब तक आप एक ही आदमी को लेकर डोलोगे? आया ना अभी चेतन मीणा आया, रामनारायण जी की जगह मीणा ही आया ना, मीणा की जगह मीणा आया ना। मैं ये कह रहा हूँ, जो ब्राह्मण समाज, जो राजपूत समाज जो ताकत में था, वो कहाँ उनको साइड कर दिया गया और उनकी जगह कौन आ गया? और जो लोग आए वो राजनीति, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? वो क्या मानवीय राजनीति कर रहे हैं? उनके अंदर कोई संवेदनाएं बची हुई है? आज दिन तक उन्होंने कई गांव के लोगों को, किसानों के बच्चों को कहीं आगे बढ़ाने का काम किया। आज मैं देख रहा हूँ कोटा में कोचिंगों का हब है। कोटा जो राजधानी है, हाड़ौती की राजधानी कोटा है, ये कोचिंग हब है। यहाँ एलन, IIT, PMT, PET, जितने भी लाखों बच्चे पूरे देश से यहाँ आते हैं। आज दिन तक मुझे बता दो, जिस तरह से कोचिंगों में यहाँ बच्चों को लूटा जा रहा है, छात्रों को लूटा जा रहा है, क्या किसी यहाँ के नेता ने, क्या ओम बिरला ने कभी एक शब्द बोला कि इन कोचिंगों में बच्चों की फीस आधी होनी चाहिए या इन बच्चों की फीस निःशुल्क होनी चाहिए? क्या फ्री में एक भी कोचिंग कोटा में चल रही है जिसमें गरीब किसानों के बच्चों को फ्री में कोई कोचिंग दी जा रही हो? कहीं कोई ऐसी फैक्ट्री? यूपी बिहार के लड़के मजदूर बेरोजगार या के यहाँ नौकरी काम धंधे कर रहे हैं, कोई बड़ी जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, और हाड़ौती के बच्चों को कोई नौकरी दे रहा हो तो बता दो। हाड़ौती का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है। लेकिन यहाँ जो अब राजनीति, जो हाड़ौती में राजनीति, जो नई राजनीति हुई है, उस राजनीति पर मेरी चोट है। उस एक विशेष वर्ग पर चोट है जो केवल राजनीति, जिन्होंने व्यापार बना दिया, जिन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का धंधा बना दिया। मीडिया में अगर खबरें छपे तो उन्हीं का कब्जा, उन्हीं के लोग। फैक्ट्री में चले जाओ तो उन्हीं के लोग। गुटबाजी की राजनीति तो आपके प्रदेश स्तर पर भी चलती है। देखो ये मैं गुटबाजी की बात नहीं कर रहा, एक मैं गुटबाजी की बात नहीं कर रहा। मैं ये कर रहा हूँ कि बीजेपी में एक व्यक्ति ने पूरी बीजेपी को हाईजैक करके, और जो बीजेपी में जो मुख्य वक्ता थे, मुख्य जो नेता थे, उनको ख़त्म कर दिया। किस तरह से अभी मैं जो बिरला जी का मैं कहूँ तो उनके जो भाई के स्टेटमेंट सुन रहा हूँ, पिछले 2-3 स्टेटमेंट मैंने सुने। बिरला जी नेता है, बिरला जी लीडर है, उनकी मेहनत अगर वो करते तो उनको परिणाम आना चाहिए। लेकिन बिरला जी का भाई नेतागिरी करे, उनकी आड़ में वो दादागिरी करे, उनके बच्चे दादागिरी करें, वो जनता को शोषण करे, जनता को चूसे, ये कौन सी राजनीति है? आज मैं अगर राजनीति में आऊँ कभी, और मेरी राजनीति, मैं मेहनत करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, और मेरी राजनीति का फायदा मेरे भाई जो कुछ नहीं करे, जिन्होंने कहीं झंडा नहीं उठाया, जिन्होंने कहीं पार्टी में काम नहीं किया, वो लोग अचानक से मेरी मेहनत पर वो उस मेहनत को कमा कर खाना चाहे, वो दुनिया का उठाना घात करे, तो ये ठीक थोड़ी, ये जायज़। नेता के परिवार का इन्वॉल्व होना राजनीति में सही मानते हैं आप या गलत मानते हैं? देखो,
नेता का परिवार में बहुत सारे लोग हैं ना राजनीति में, आए ना हमारे कांग्रेस पार्टी में सचिन जी पायलट साहब को देखो। राजनीति में कोई भी परिवार का व्यक्ति है जब एक बार आता है तो वो परिवार के नाम से चल जाए, लेकिन वो लंबा चलने के लिए तो उसको खुद के कार्य क्षेत्र, खुद का काम करना पड़ता है, खुद को मेहनत करनी पड़ती है। बिरला जी के भाई की क्या मेहनत है और किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, किस तरह, मतलब जो भाषा शैली है उनकी, वैसी भाषा शैली बोल रहे हैं जैसे कोई मवाली गुंडा बदमाश जो बोलते हैं। नहीं, इतने लोकप्रियता हासिल है आपको, मैं खुद मानता हूँ इस बात को कि अगर किसी लीडर के पास इतना वोटर व्यक्तिगत आ जाए तो वो लीडरशिप होता है, मैं उसको व्यक्तिगत तौर पर उसका लीडरशिप मानता हूँ। लेकिन इतना सपोर्ट होने के बावजूद भी क्या कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप या सचिन पायलट के आप बहुत करीबी रहे, उनका समर्थन नहीं मिला कभी टिकट के मामले में आपको? जो मेरे साथ हो रहा है वो ऊपर भी होता है, वो दिल्ली में भी होता है, वो सब जगह ही होता है। जिस दिन राहुल गांधी प्रियंका गांधी की नज़र में नरेश मीणा आ जाएगा वो दिन स्टार बन जाएगा। तो सचिन पायलट भी नहीं आ पाए क्या अभी तक नज़रों में? पायलट साहब तो नज़रों में है ना उनके, पर पायलट साहब की नज़र में मैं भी हूँ। पर आज आप पायलट साहब का जो भाई सब जगह अभी भी टिकटों में सबका रहता है, लेकिन मैंने जिन लोगों का विरोध किया, मैं जिन सिद्धांतों के साथ जिनसे लड़ा, अगर मैं चाहता तो मुझे टिकट भी मिल जाता, और मुझे तो ऑफर दिया था, सभी तरह से ऑफर दिए थे। पर मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ हाड़ौती में, कांग्रेस की तरफ हाड़ौती में जो नरेश मीणा लड़ाई लड़ रहा है ना, उसके सुखद परिणाम 4 जून के बाद हाड़ौती को दिख जाएंगे। तो 12 हाड़ौती में पर जीतेगी नहीं जीतेगी फिर? देखो, मेरे को ना तो वहाँ पार्टी ने कहा कि वहाँ जाओ, ना मेरे को वहाँ से किसी प्रत्याशी का फ़ोन आया, और मैं बिना बुलाए तो भगवान के दरबार में भी नहीं जाऊँ। तो कोटा लोकसभा की बात करते कोटा लोकसभा में आदरणीय गुंजल साहब ने मेरे को कहा, उनके आदेश की पालना मैं कर रहा हूँ। पार्टी ने, आदरणीय डोटासरा जी ने मेरे से कहा कि तुम कोटा पर ध्यान दो, इसलिए आया और पूरी मेहनत कर रहा हूँ, और ये विश्वास दिला रहा हूँ कि मेरे को 2 ही दिन हुए हैं, लेकिन आपने ढूंढ ही लिया ना मुझे। नरेश मीणा 2 दिन में आ गया ना चर्चा में। अभी 26 तारीख बहुत दूर है, एक तरफा माहौल कर दूंगा, एक तरफा। केवल मात्र 22,000 वोटों से विधानसभा में बीजेपी ने लीड ली है। इस जो विधानसभा चुनाव निकला है उसमें मात्र 22,000 वोटों की लीड थी। कोटा उत्तर में चले जाओ तो कांग्रेस और बीजेपी का वोट, वो जो बीजेपी के वोट जो गुंजल साहब के आए हैं उसमें थोड़े बहुत ही कटेंगे, टोटल वोट गुंजल साहब को आएंगे। मैं पिछले 2 दिन से गुंजल साहब के साथ हूँ। जो कांग्रेस, जो यहाँ पे जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के वर्कर्स में बहुत दिनों से एक निराशा छाई हुई थी कि यार कोई दमदार लीडर नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं मिल रहा जिसके पीछे खड़े होकर हम कांग्रेस के नारे लगाएं, कहीं कुछ हो जाए तो निडर होकर हम सत्ता से टकरा सकें। जब से प्रहलाद जी गुंजल साहब ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, पूरी हाड़ौती में, नॉट कोटा बूंदी, कोटा बूंदी 12 जलावाड़ में कांग्रेसियों में एक अपार उत्साह आया है, ऊर्जा का संचार हुआ है। लोगों को लगने लगा कि अब एक किसान का बेटा कांग्रेस की पार्टी में आया है, और अब जो लोग पीछे रह गए थे, जो जन आधार था, जिनके पास लोग थे, उन सबको लगने लगा कि अब गुंजल साहब के आने के बाद हम सबको कांग्रेस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वो पूरी ऊर्जा के साथ गुंजल साहब के साथ लगे हुए हैं। दूसरा, मैंने देख रहा हूँ 2 दिन से मैं गुंजल साहब के साथ था, मैं गुंजल साहब को जो देख रहा था, उनके पास फ़ोन आ रहे थे, जो लोग उनसे मिल रहे थे। सांगोद भी गया, कल केशवराय पाटन भी गया। 70% भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो छोटे वो भाई हैं उनके, बिरला जी, अब बिरला जी के जो कार्यकर्ताओं से जो पीड़ित थे, जो परेशान थे, जो घुटन में थे, जो सोच रहे थे कि कभी हमें मौका मिलेगा, ऐसे 70% जो गुंजल साहब ने, जिनको भारतीय जनता पार्टी में इतने दिन तक सर्वाइव किया, जिनको साथ लेके चले, जिनको पार्टी में उन्होंने विचारधारा पर उसको जोड़ा, वो 70% लोग आज गुंजल साहब के साथ हैं। मैं आपको जातिवाद से नहीं जोड़ना चाहता और चाहूँगा भी नहीं, इसको बाकी लोग भी जोड़े, मेरे दर्शक भी आपको जातिवाद से जोड़े। लेकिन एक बड़ा टिपिकल सवाल है कि जब गुर्जर आंदोलन हुआ तो गुंजल साहब बड़े मुखर रहे उसके दौरान, और उस समय एक मीणा और गुर्जर समाज में एक खाई के रूप में डेवलप हुई कि यार मीणा और समाज आपस में टकराव है। आप क्या मानते हैं, आज उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में बदलाव है, और बदलाव है तो क्यों है? देखो, गुर्जर मीणा आंदोलन जो था वो गुर्जर समाज को अधिकारों का आंदोलन था, और एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन था जो देश में शायद पहला आंदोलन था जिसमें इतना बड़ा जन सैलाब, और जिस तरह से कर्नल साहब ने उसका लीडरशिप की, शहादत
और हाड़ौती में गुंजल साहब ने उसको लीड किया। वो मीणाओं के खिलाफ नहीं था वो आंदोलन, वो आंदोलन मीणाओं के खिलाफ नहीं था। वो शुरू में इस तरह का भ्रमित कर दिया था दोनों समाजों में मुठभेड़ कराने के लिए, क्योंकि गुर्जर मीणा जब आंदोलन जब चालू हुआ था, मैं उस आंदोलन में भी रहा हूँ, मैं मीणा समाज की तरफ से पूरी ताकत के साथ उस आंदोलन में शामिल हुआ। लेकिन उस आंदोलन में जब शुरुआत हुई, उसके पहले राजस्थान की कांग्रेस में नमो नारायण जी का एक बड़ा ओहदा था, बड़ा कद बढ़ गया था। और नमो नारायण जी जो पूर्वी राजस्थान से आते हैं, उनका पूरे राजस्थान में गुर्जर मीणा किसान कम्युनिटी उनके साथ थी। और पंजाब केसरी से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया, BBC, सब जगह इस खबर चल रही थी कि नमो नारायण जी राजस्थान के CM हो सकते हैं एज ए ट्राइबल चेहरा। तो उनको रोकने के लिए कि नमो नारायण जी को कैसे रोका जाए, पूर्व से लेकर दक्षिण, ये जो राजस्थान है जहाँ गुर्जर मीणा एक साथ रहते हैं, इनको कैसे लड़ाया जाए, इनको कैसे दूर किया जाए, तो प्लानिंग के साथ दोनों समाजों में देश उत्पन्न किया जाए। और उसके बाद थोड़ा नुकसान भी हुआ। प्लानिंग किसने के द्वारा हुई आपकी? उसी अब राजनीति में जो षड्यंत्र होते हैं, अब हम तो सीधे लोग, गुर्जर मीणा बेचारे सीधे थे, आगे चक्रों में हो गए आमने सामने। लेकिन आज वो जो खाई थी उसको हमने पाट दिया। पायलट साहब ने के साथ नरेश मीणा ने देखे जिस तरह से हम पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं, आज कहीं भी आपको गुर्जर मीणा में कोई फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। मैं यहाँ आया तो मेरे को सुनने में आया कि यहाँ भी बीजेपी का प्रत्याशी चाहता था कि गुंजल साहब के प्रति मीणाओं में देश तक पे मतलब इस तरह का भ्रम फैलाया जाए कि ये तो गुर्जर है, ये फलाना है। पर जब मैं 2 दिन से आया हूँ, मैं कल जब सांगोद गया, मैंने देखा, बाकी जगह तो छोड़ो, पर मेरे जो सौजातीय जो गांव थे उनमें जिस तरह से घोड़ी पे बिठा के और जिस तरह से DJ पे गुंजल साहब का स्वागत हुआ, मैं ये मानता हूँ ये कंपटीशन चला गाँव में। मैंने देखा कल कि जितना गुर्जर समाज वोट देगा ना गुंजल साहब को, उससे डबल वोट मीणा समाज गुंजल साहब को देगा और एक नया इतिहास इस हाड़ौती में रचा जाएगा। तो ये थे नरेश मीणा जो बता रहे हैं इस बार हाड़ौती में गुर्जर और मीणा साथ आके एक नया इतिहास भी रचेगा और बाकी जातियों का समर्थन भी प्राप्त होगा। लेकिन अभी तक वो स्पष्ट रूप से यह नहीं उन्होंने बोला कि हाड़ौती के अंदर कांग्रेस कोटा बूंदी की सीट तो जीत रही है, लेकिन क्या 12 की सीट भी जीतेगी, इसको लेकर शायद नरेश मीणा अभी भी संशय की स्थिति में है और वो इस विषय पर खुल के कुछ बोलना नहीं चाहता। बुलाया नहीं तो नहीं गए उधर, जो बुलाएगा उसके यहाँ जाएंगे, बिना बुलाए जाएंगे क्या? राजस्थान में 25 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। अभी CP जोशी साहब का निमंत्रण आया भीलवाड़ा के लिए, CP जोशी साहब ने बुलाया। दो कॉन्स्टिट्यूंसी हमें दुख है। कैलाश मीणा जी कांग्रेस ही थे, उनका टिकट काटा गया, 60,000 वोट लेके गए। अभी कांग्रेस ज्वाइन करना चाह रहे थे, कांग्रेस ज्वाइन नहीं करने दी। जब आप कैलाश मीणा जो आदमी 60,000 वोट ले जाए उसको ज्वाइन नहीं करने दोगे तो आपका तो नुकसान होना ही है ना। और कैंडिडेट ही जब जीतने की मन नहीं रखे, कई कैंडिडेट मैंने ऐसे भी देखे जो कहते हैं पार्टी ने जबरदस्ती टिकट दे दिया, माको तो मन ही कोई ना चो, तो ताको मन कोई जो कायम लड़ रहा है। अब जब कैंडिडेट का मन नहीं है तो फिर आम आदमी कहाँ से उसको वोट देगा? पाटन से भी एक कैंडिडेट थे शैलेंद्र यादव, वो भी बड़ी डिमांड कर रहे थे टिकट की। तो जिसको टिकट मांगा उसको देना चाहिए था, जिसने टिकट मांगा उसको देना चाहिए था। जो टिकट ही नहीं मांग रहा, जिसका मन ही नहीं चुनाव लड़ने का। मदन लाल वर्मा भी थे। अब पता नहीं, मैं तो जब शैलेंद्र जी का नाम आपने कहा तो मैं जानता हूँ, पर शैलेंद्र जी को टिकट देते नया खेल हो जाता। वहाँ सबने कहा, सारे कांग्रेसियों ने कहा कि उस सीट में मीणा को टिकट दे दो। अगर आज झालावाड़ 12 की सीट में मीणा को टिकट दे देते तो मैं 100% कह रहा हूँ कि वो सीट कांग्रेस की झोली में होती। अभी तो नहीं आ रही। अब पता नहीं, अब 4 तारीख को पता लगेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। मैं तो कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कह दो भाई कांग्रेस को वोट दीजिए। कांग्रेस को वोट की तो घोषणा करी थी। कोटा में लाखों वोटों से जीतेंगे, कोटा में लाखों वोटों से जीतेंगे। कोटा में, और कोटा की जीत के बाद नरेश मीणा की हाड़ौती में किसान राजनीति का उदय होगा। हाड़ौती की सड़कों पर गुंजल साहब के चुनाव जीतने के बाद, जैसे दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन हुए, किसानों के हकों के लिए, अधिकारों के लिए। हम कल गए केशवराय पाटन में जहाँ शुगर मिल बंद पड़ी है। हम झाला छबड़ा में देखते हैं थर्मल पावर प्लांट है, उनमें युवा, यहाँ का लोकल युवा बेरोजगारी के लिए भटक रहा है। आपका गड्ढे पान में यहाँ का युवा बेरोजगारी के लिए भटक रहा है। जो भी जितने भी कोटा में जो छात्र पढ़ रहे हैं ना, उन छात्रों से मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, गुंजल को चुनाव जिता दो। ये एलन फेलन है ना, इनमें सब में फीस माफ करा देंगे, इनमें सब में फीस माफ करा देंगे। IL भी बंद हो गई। हाँ, तो ये मैं कल भी कहा, गुंजल साहब ने भी कहा कि वो शुगर मिल भी चालू हो जाएगी, IL भी चालू। क्यों बंद हुई है फैक्ट्रियाँ?
ओम बिरला देश का तीसरे नंबर के ओहदे पे था। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बाद में अगर कोई तीसरे नंबर का ओहदा आता है ना तो लोकसभा स्पीकर का आता है। वो चाहता तो ऑयल भी चालू हो जाती, शुगर भी चालू हो जाती, लेकिन वो तो चाहते हैं कि ये जो है ना डीसीएम फैक्ट्री ये भी बंद हो जाए, गड्ढे पानी बंद हो जाए, इनकी ज़मीनें के हम खा जाएं, इसके जो वर्क करे वो हमारी मजदूरी करे। जब जेके बंद हुई थी कोटा में तो उसके बाद कोटा की आर्थिक स्थिति बिल्कुल डामाडोल हो गई थी। एक दशहरा मेला जो भरता है कोटा में, वो मेले में जो उसका क्रेज़ था वो ख़त्म हो गया था, लोग टूट गए थे। ये तो किस्मत थी कि यहाँ पे कोचिंग हब आ गया। तो कोचिंगों की वजह से जो बच्चे, लाखों बच्चे बाहर से आते हैं जो कमरों में रहते हैं, उसकी वजह से कोटा फिर से चल पड़ा। लेकिन जब कोटा चल पड़ा तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो लाखों लोग आ रहे हैं उनको 4-5 लोग कोचिंग वाले लूटे। और कोचिंग वाले, मैं पूछना चाहूँ एलन वाले से, इतना पैसे वाला हो गया अब तो एलन वाला अब कोचिंग चलाता चलाता ज़मीनों के पट्टे भी काटने लग गया, कॉलोनियाँ बनाने लग गया। अरे एलन वाले थोड़े बहुत कोई 50-100 कोई छोरों में फ्री माफ़ किए गए फीस, 100-200 बच्चों को माफ़ किए गए फीस। पढ़ाते हैं बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जो पूंजीपति कई देखे हमने, निःशुल्क कोचिंग चलाते हैं, निःशुल्क हॉस्टल चलाते हैं। बता दो ना कोटा में कोई निःशुल्क हॉस्टल चल रहा हो तो इनका मन करे तो ये गवर्नमेंट के जो 2-4 हॉस्टल उनको और बंद करा दे। गुंजल साहब चुनाव जीत गए ना तो यहाँ के छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए सड़कों पर उतरेंगे, ऐसे आंदोलन करेंगे जो हाड़ौती में नहीं पूरे देश में नहीं देखे हों। तो ये नरेश मीणा जी हैं जो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र पर और 12 झालावाड़ क्षेत्र में इन्होंने अपनी खुलकर राय व्यक्त करी है। अब 4 जून के परिणामों में देखते हैं कि इनकी भविष्यवाणी कितनी